जब वे पहुंचे थे तब नीपा अपनी दिनचर्या में अत्यंत व्यस्त थी। एक हाथ में उसके टोस्ट था तो दूसरे हाथ में पानी का गिलास। डाइनिंग टेबल के पास खड़ी होकर वह किसी भी तरह टोस्ट को गटक लेना चाहती थी। इस प्रकार उसने सुबह का नाश्ता खत्म कर लिया, फिर शेल्फ से निकालकर चप्पलें पहन ली, हाथ घड़ी बांध ली, नौकरानी को 2-3 कामों के बारे में आदेश भी दे दिए और सोने के कमरे का ताला भी लगा दिया। अब वह सोच रही थी कि घर से निकलकर ड्यूटी पर चले जाना चाहिए। ऐसे हड़बड़ी के समय में शरीर की तुलना में मन कुछ ज्यादा ही सक्रिय होता है। मन के साथ तालमेल मिलाकर काम करते समय अगर कोई उसे रोक दे, यहाँ तक कि अगर टेलीफोन की घंटी भी बज उठे तो उसके लिए असहनीय हो जाता है। वह तुरंत ही तनावग्रस्त हो जाती है और मन ही मन नाराज हो उठती है और भीतर का ये द्वंद्व उसके बाहरी व्यवहार में भी छुपाए नहीं छुपता। कभी कभी तो वह इतनी झुंझला उठती है कि नौकरानी को ही रिसीवर उठाने के लिए बोल देती है और खुद काम पर निकल जाती है। कभी कभी ऐसा भी हुआ है जब अनजाने में रिसीवर उठा लेने पर इधर उधर की असंगत बातें करके जल्दी काम के लिए निकलना पड़ा है। परंतु वह दिन कुछ और था। दहलीज पर उनको खड़ा देखकर नीपा बाहर निकल नहीं पाई। नमस्कार के साथ उनका अभिवादन किया, अपने कंधे पर लग के पर्स को उतारकर सेंट्रल टेबल पर रख दिया और बोली, आइए पधारिए। क्या आप ऑफिस जा रही थी? जी हाँ। दिवाकर घर में नहीं है क्या? बस 15 मिनट हुए ऑफिस चले गए हैं। आपके ऑफिस का भी समय हो गया होगा, कहीं ये समय आकर आपको परेशान तो नहीं कर रहा? नहीं, नीपा हंसकर बोली। इस नहीं कि कई मतलब हो सकते थे, जैसे उन्होंने इस समय आकर कोई गलती नहीं की थी, या नीपा को कोई परेशानी नहीं थी, या लोक लाज के हिसाब से जैसे नहीं बोलना ही पड़ता है, उसी भाव से उसने बोल दिया। वे उनके कोई सगे संबंधी नहीं थे और उसके या दिवाकर के बॉस भी नहीं थे। यहाँ तक कि दोनों के परिवार वालों में भी कोई विशेष दोस्ती के संबंध नहीं थे। इसके उपरांत भी वे कभी कभी उनके घर मिलने आते थे, बैठकर बातचीत करते थे, चाय पीते थे और फिर लौट जाते थे। विगत 15 सालों से नीपा उनको जानती थी। नीपा ने फिर पूछा, चाय पिएंगे? चाय बनाएंगी? आप तो ऑफिस जा रही थी ना? हाँ, जाना तो था पर चाय बना देती हूँ। नीपा रसोई घर में जाकर चाय के लिए पानी गर्म करने लगी। जितनी जल्दी कर सकती थी उसने चाय, चीनी और दूध एक साथ मिलाकर एक कप चाय बना दी। चाय के साथ कुछ बिस्कुट तथा नमकीन रख दिए टेबल के ऊपर। गरम चाय उन्होंने तुरंत नहीं पी, टेबल पर ठंडी होने के लिए रख दी थी। मन महसूस कर नीपा सामने के सोफे पर बैठकर चाय खत्म होने का इंतजार करने लगी। बच्चे दिखाई नहीं दे रहे हैं, स्कूल गए हैं। आपकी तबीयत कैसी है? पूछ तो लिया, मगर बाद में उसको अफसोस होने लगा कि कहीं उसने गलती तो नहीं की। इस समय उसको बात बढ़ाने का सिलसिला आरंभ नहीं करना चाहिए था। पहले से ही उसे विलंब हो रहा था। जैसे ही उनकी चाय पूरी हो जाएगी वैसे ही नीपा वहां से चली जाएगी। तबीयत तो ठीक ही है पर बाएं पैर और कमर में झुनझुनाहट बनी रहती है। बोलते समय उनकी जीभ तालू से लग रही थी, इसलिए उनका उच्चारण स्पष्ट नहीं हो पा रहा था। वे बोल रहे थे, मैं गांव छोड़कर चला आया। हाँ, आपके भाई साहब ने फोन पर बताया था। फोन किया था? क्या कह रहे थे? वह आश्चर्यचकित होकर पूछने लगे थे। आपके बच्चों को समझाने के लिए कह रहे थे। कौन? आप समझाएंगी? हाँ, ऐसा ही तो कह रहे थे दिवाकर। वे हंसने लगे थे, चाय के साथ बिस्कुट डुबो कर खा रहे थे तथा धीरे से चुस्की लेते हुए चाय पी रहे थे। नीपा दीवार की घड़ी की तरफ देख रही थी। घड़ी का कांटा देखते ही उसका मन व्यग्र हो उठा। आज जरूर ऑफिस पहुंचने में विलंब हो जाएगा। फिर स्वामी बाबू जरूर 2-4 बातें सुनाएंगे, कहेंगे सिर्फ प्रमोशन मांगने से नहीं होगा मिसेज मोहंती। इसके लिए सबसे पहले तो आपको अपने समय का पक्का होना पड़ेगा, नियत समय पर आना होगा, कार्य में नियमित होना होगा। और मुझे ये भी पता चला है कि आप मुझे न बताकर सीधे मैनेजिंग डायरेक्टर से अपने प्रमोशन के लिए कह रही थी। वे हाथ में कप लेकर चाय पीने लगे। उनका हाथ कमजोरी से कांप रहा था, इसलिए कप भी हिल रहा था। नीपा को मन ही मन बड़ा खराब लगने लगा। चेहरे पर पसीने की बूंदें भी छलक आईं। उसने अपने पर्स की जिप खोलकर रुमाल निकाला और मुंह पोंछने लगी। काम का बहाना कर रसोई घर के भीतर चली गई। फिर कुछ समय बाद बाहर लौट आई। तब तक उन्होंने चाय पी ली थी, मगर वे उठने का नाम नहीं ले रहे थे। ये देखकर नीपा से रहा नहीं गया और बोली, लग रहा है आप थके हुए हैं, थोड़ा सा विश्राम कर लीजिए। ऑफिस में मुझे जरूरी काम है, अब जाना होगा। मेरी टेबल पर एक महत्वपूर्ण फाइल आई हुई है, उसको आज ही मैनेजिंग डायरेक्टर के पास भेजना है, तो मुझे जाने की अनुमति दें।
ठीक है, मैं भी जा रहा हूँ। कहाँ जाएंगे आप? कहाँ जाऊंगा? वे हंस दिए थे। आप कहीं मत जाए, आप यहीं रुक जाए। दिवाकर दोपहर में खाने के समय घर आते हैं। आपसे भेंट भी हो जाएगी। साथ ही साथ आप दोनों लंच भी ले लीजिएगा। ठीक है, अब मैं चलूं। वह सेंट्रल टेबल पर रखे अखबार को उठाकर पढ़ रहे थे। नीपा बरामदे से अपनी स्कूटी निकालकर ऑफिस जाने की तैयारी कर रही थी। तब भी वे वहीं पर बैठे हुए थे। नीपा को उन्हें ऐसे अकेले छोड़कर जाना अच्छा नहीं लग रहा था, मगर इसके अलावा उसके पास कोई चारा भी नहीं था। उसे याद आया कि कुछ समय बाद घर का काम निपटाकर कामवाली भी चली जाएगी, फिर वे घर में बिल्कुल अकेले बैठे रहेंगे। इसलिए उसे घर में ताला नहीं लगाना चाहिए। सूने घर में अकेले बैठकर वे क्या करेंगे? नीपा कल्पना करने लगी कि घर में वे अकेले चुपचाप बैठे हैं। एक ही अखबार को आरंभ से लगाकर अंत तक, ऊपर से नीचे तक 2-3 बार पढ़ चुके हैं। यद्यपि ड्राइंग रूम में टेलीविजन है, मगर उन्होंने टेलीविजन को चालू तक नहीं किया है। बुढ़ापा आने पर मनुष्य का ये हाल हो जाता है। उनके पास समय की कोई कमी नहीं है। यह अनंत समय क्या सिर्फ मृत्यु की चिंता में बीत जाएगा, अथवा एक गाय की भांति अपनी पुरानी स्मृतियों की जुगाली करते करते पूरा समय पार हो जाएगा? दोपहर को दिवाकर हर दिन की भांति जरूर घर आएंगे। माइक्रोवेव में खाना जरूर गर्म करेंगे। अपने सुख दुख की बातें करेंगे। दिवाकर के पास तो कहने के लिए कुछ भी नहीं होगा, वह तो सिर्फ श्रोता बनकर सुनते रहेंगे। यह अलग बात है, आजकल वे नीपा के घर पहले जितना नहीं आते थे। साल में एक आध बार आकर कुशलक्षेम पूछकर चले जाते थे। मगर नीपा को यह अच्छी तरह से याद है कि जब वह शादी करके नई नई आई थी, वे सप्ताह में प्रायः 1-2 बार ही जाते थे। एक कप चाय लेकर पीते पीते 1 घंटा, उससे भी ज्यादा 2 घंटे तक बैठ जाते थे गपशप करने के लिए। उनकी गप्पों में घर परिवार या बाल बच्चों के बारे में तनिक भी चर्चा नहीं होती थी, सिर्फ राजनीति से संबंधित बातें होती रहती थीं। तत्कालीन जितने नामी धामी नेता थे, उनके गुण अवगुण, उनके अंधेरे उजाले, सभी पक्षों पर विस्तारपूर्वक बातें करते थे। कभी कभी नीपा भी अपना काम धाम छोड़कर उनकी बातें सुनने के लिए बैठ जाती थी। राजनीति में ऊंची पहुंच रखने के बावजूद भी वह निर्वाचन में कभी खड़े नहीं हुए थे। वे दूसरे नेताओं की तरह भी नहीं थे, जो मौके का फायदा उठाकर अपने काम बना लेते थे। एक बार नीपा को उनके घर घूमने का सौभाग्य मिला था। वहां उसने देखा बैठने के लिए बिछी हुई थी बिना किसी बिस्तर के रस्सी वाली खाट। इस खाट के अलावा कुछ भी नहीं था। पास में थी पत्थर की मूरत बन बैठी एक अधेड़ उम्र की औरत। सुख दुख से परे, अविचलित भाव भंगिमा से ताक रही थी शून्य की तरफ। वह उनकी धर्मपत्नी थी। 10, 12, 14 और 16 साल के कुछ बच्चे आंगन में इधर उधर घूम रहे थे। कोई कोयले की सिगड़ी जला रहा था, तो कोई बर्तन मांज रहा था। इनमें से कोई एक बच्चा मेहमानों के सामने 2 कप चाय रखकर चला गया था। बाद में नीपा को पता चला था कि उनकी पत्नी का दिमाग खराब हो गया था, इसलिए उनको भारी भारी दवाएं खानी पड़ती थी। इन्हीं दवाइयों की वजह से धीरे धीरे वह इतनी निष्क्रिय हो गई थी मानो वह जिंदा लाश हो। बच्चे आधे दिन होटलों से आलू चॉप या वड़ा मंगाकर खाते थे, क्योंकि कई दिनों तक उनके पिताजी वहां नहीं रहते थे। और माँ का तो कहना ही क्या, वह तो जिंदा होते हुए भी निर्जीव अवस्था में थी। उस दिन के बाद नीपा कभी भी उनके घर नहीं गई थी। बच्चे खुद ही अपना संघर्ष करते करते अपने पांव पर खड़े हुए। अखबार में विज्ञापन के माध्यम से उन्होंने अपना जीवन साथी भी चुन लिया था। एक आध बार दावत पर गई थी नीपा उनके घर। 4-5 साल हुए होंगे, उनके व्यापारी लड़के ने पुराना घर तुड़वाकर नया आशियाना बनवाया था। उस समय तक भी वह भुवनेश्वर में M.L. एक क्वार्टर में रहते थे। इस कारण से उनके साथ कभी भी मुलाकात नहीं हो पाती थी। पुनः जब निर्वाचन का समय आया तो वे अपने अंचल को लौट आए थे। कभी कभार रास्ते में उनसे मुलाकात हो जाती थी, पर वे इतने व्यस्त नजर आते थे कि बात करने का वक्त भी नहीं मिल पाता था। अक्सर उस समय वे किसी न किसी राजनैतिक व्यक्ति से घिरे रहते थे। दिवाकर उनका कोई लंगोटिया दोस्त नहीं था, इसलिए भुवनेश्वर से आने के बाद वे उनके घर मिलने भी नहीं आए। लेकिन इस बार उनकी पार्टी का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रत्याशी हार गए थे और उनको भुवनेश्वर जाने की जरूरत नहीं थी। अब वे कहाँ जाते? मियाँ की दौड़ मस्जिद तक। इस छोटे से शहर से अपने घर तक वह सीमाबद्ध होकर रह गए थे। इसी दौरान उनका सबसे छोटा बेटा भी जवान हो गया था। बहुत ही बदमाश था। कॉलेज की पढ़ाई बीच में छोड़कर दिन भर पान की दुकान पर बैठा रहता। वे उसको खूब समझाते थे। प्रिंसिपल से विनती कर एक बार फिर से कॉलेज में दाखिला दिलवा दिया था। वह कॉलेज तो जाने लगा था,
मगर बुरी संगत में फंसकर गांजे व दारू का नशा करने का आदी हो गया था। रास्ते में जब भी दिवाकर से भेंट होती तो अपने छोटे बेटे की हरकतों के बारे में जरूर बताते। दिवाकर उनको समझाने का प्रयास करता था। आपने कभी भी अपने जीवन में बच्चों के भविष्य के बारे में तो सोचा नहीं, अब क्यों इतना परेशान हुए जा रहे हैं? वे हंसते हंसते कहते थे, ठीक है, सब बच्चे अपने बलबूते पर धीरे धीरे खड़े हो गए हैं, मेरा छोटा बेटा नहीं हो पाया, इसी बात का मुझे दुख लग रहा है। घर संसार में इससे बढ़कर और क्या चिंता हो सकती है। उनके छोटे वाले बेटे ने जैसे हट पकड़ ली थी कि वह दुबई जाएगा ही जाएगा। उसके लिए रुपए पैसों की व्यवस्था कहाँ से करें? वीसा पासपोर्ट के बारे में किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं थी। ये सब कहीं से जुगाड़ किए जा सकते हैं, वह भलीभांति जानता था। वैसे भी वह लड़का रोज 25-30 रुपये मांग कर ले रहा था और रुपए देते देते वे थक गए थे। हर प्रकार के नशे का वह आदी हो गया था। उनके दिमाग में ये भी आ रहा था कि यह लड़का बाहर जाना चाहता है तो भले ही जाए। दुनिया भर के लोग वहां जाकर कुछ न कुछ काम करते ही हैं, ये भी जाएगा तो अपना पेट पाल ही लेगा। परंतु उनके सामने सबसे बड़ी समस्या ये थी कि जाने के लिए इतना सारा रुपया कहाँ से लाया जाएगा। वे सोच रहे थे कि बाकी 3 बेटों से कुछ कुछ रुपये मांगकर छोटे बेटे को दे देंगे। उन्हें लगा था कि आसानी से रुपये मिल जाएंगे, मगर ऐसा नहीं था। उतनी सहजता से रुपयों का जुगाड़ नहीं हो पाया। 2 बड़े बेटों को इस बाबत चिट्ठी लिखी थी, उसका जवाब नहीं आया। फोन भी किया था उनको, मगर उनका जवाब सुनकर वे हताश हो गए थे। बड़े बेटे के अनुसार उसको चौक में चाय की दुकान खोलनी चाहिए। मंझले बेटे का कहना था, दुबई जाकर वह क्या करेगा, उसको कहिए कि वह खेती बाड़ी करे। तीसरे बेटे के क्रोधी स्वभाव को वे अच्छी तरह जानते थे, इसलिए उससे तो उन्होंने बिल्कुल भी नहीं मांगा। उनके पास और कोई रास्ता नहीं था। अपनी एक जमीन बेच दी थी 50,000 में और इस धन राशि को छोटे बेटे को अपनी इच्छापूर्ति के लिए दे दिया। रुपये लेकर छोटा बेटा कुछ दिनों के लिए अंतर्ध्यान हो गया। 2 महीने के बाद लौटा था, पहनकर मैली पोशाक, बिना तेल के उलझे बाल, उस पर पिचका हुआ चेहरा। जब कोई दुबई की बात पूछता था तो हर किसी को नई नई कहानी सुनाता था। रूपों का क्या हुआ पूछने पर नाराज होकर झगड़ने लगता था। छोटे बेटे की इस करतूत से वे पूरी तरह से टूट गए थे, मगर उनके इस दुख से छोटे बेटे का कोई वास्ता न था। वह हर रोज पूर्ववत धमकी चमकी देकर कुछ न कुछ रुपये मांगकर ले जाता और रुपये न मिलने पर घर का सामान जैसे घड़ी, साइकिल, टेप रिकॉर्डर आदि बेच देता। उसके इस व्यवहार से तंग आकर ज्येष्ठ व्यापारी भाई पुश्तैनी घर छोड़कर दूसरी जगह किराए पर मकान लेकर रहने लगा था। पुश्तैनी घर में रह गए थे केवल एक निर्जीव सी नारी, एक बूढ़ा इंसान और उनका एक नालायक बेटा। उनका छोटा बेटा दिन भर बाहर घूमता रहता और रात को चुपचाप घर में आकर सो जाता। दिन भर कहाँ था, खाना खाया अथवा नहीं, पूछने की भी उनकी हिम्मत नहीं होती थी। इसलिए एक दिन उन्होंने तय कर लिया कि एक मटका पानी तथा थाली में रोटी सब्जी डालकर उसके कमरे में उठने से पहले ही रख दिए जाएं। इतनी भीषण गर्मी के दिनों में कैसे सोता होगा, यही सोचकर उनको नींद नहीं आती थी, क्योंकि उस लड़के ने अपने कमरे का टेबल फैन बहुत पहले ही बेच दिया था। उनका मन बहुत ही दुखी होने लगा था, इसलिए एक सीलिंग फैन खरीदकर उसके कमरे में फिट करवा दिया था। मगर एक दिन उन्होंने देखा कि वह सीलिंग फैन भी वहां से गायब हो गया। इस बार वह खुद को रोक नहीं पाए। बेटे को पूछने लगे, सीलिंग फैन किसे दे दिया, कितने रुपयों में? मैंने तो यही सोचकर खरीदा था कि तुमको गर्मी लगती होगी और तुमने तो एक ही महीने में उसे पार कर दिया। बेटा बहुत ही क्रोध भरे स्वर में बोला था, आप मुझे हाथ खर्च तो देते नहीं है। अगर नहीं बेचूंगा तो हाथ खर्च के लिए पैसा कहाँ से आएगा? वह गुस्से से आग बबूला हो गए थे, मगर उन्होंने नीलकंठ शिव की भांति गुस्से का सारा जहर अपने अंदर ही पी लिया। 1-2 रोज तक बेटे की तरफ देखा भी नहीं, मगर फिर तीसरे दिन से उनका मन उसको देखने के लिए छटपटाने लगा था। कुछ नहीं तो एक हाथ पंखी लाकर उसके कमरे में रख दी थी। उसके कमरे में कुछ भी नहीं था, रस्सी की खटिया और हाथ पंखी को छोड़कर। कुछ दिन बीतने के बाद फिर एक दिन उन्होंने देखा, उनका छोटा बेटा सब्बल लेकर खिड़की तोड़ रहा था। उनसे ये देखकर रहा नहीं गया और पूछने लगे, खिड़की क्यों निकाल रहा है? खिड़की को बेचूंगा। तुम क्या कंगाल हो गए हो? घर की खिड़की तोड़कर बेचोगे? कितने रुपए चाहिए तुम्हें? उस लड़के ने उनकी बात को अनसुना कर दिया और अपने काम में लगा रहा। कुछ उपाय न पाकर वह सीधा थाने चले गए, यही सोचकर कि पुलिस आकर धमकाएगी तो शायद डरकर खिड़की तोड़ने का काम बंद कर देगा। मगर पुलिस ने उनको, ये घर का मामला है, कहकर समझा बुझाकर घर लौटा दिया।
घर लौटकर उन्होंने देखा कि खिड़की की जगह एक टूटी हुई दीवार उनकी प्रतीक्षा कर रही थी। अब से वह उसके कमरे को बाहर से ताला लगाते थे, कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि दूसरा कमरा भी सुरक्षित न रह जाए। इसके बाद से छोटा बेटा उसी टूटी खिड़की के रास्ते से आता जाता था। रात के अंधेरे में घर घुसता था और सुबह होते ही निकल जाता था। एक दिन किसी बात को लेकर उनका छोटे बेटे के साथ जोरदार झगड़ा हो गया था। उसी दौरान वह मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़े थे। ये देखकर छोटा बेटा खिड़की से भाग गया, ये कहते हुए, बुढ़ापे में भी बहाना बनाने से बाज नहीं आते हैं। आस पड़ोस के लोग उनको उठाकर अस्पताल ले गए थे। अपनी दुर्दशा के बारे में सबको इत्तला भी कर दिए थे, परंतु कोई भी उन्हें देखने नहीं आया था। शहर में किराए पर रहने वाले तीसरे बेटे ने लोक लज्जा के मारे अपने पिताजी की सेवा कुछ दिन तक जरूर की थी। इस वजह से वह मृत्यु के दरवाजे तक जाकर पुनः इस संसार में लौट आए थे। उनका इस प्रकार लौट आना अपने बुरे दिनों को बुलाना था। अगर मर जाते तो शायद अच्छा होता। जिस प्रकार से दोनों देशों की सीमा पर खड़े रहने से जो दुर्दशा होती है, ऐसा ही हाल उनका था। न इधर के न उधर के, न तो संसार को छोड़ पाए थे, न ही उनको यहाँ शांति मिल पाई थी। जरा व्याधि की कंबल ओकर वह बैठे तो बैठे ही रहे। ऐसी ही बीमारी की अवस्था में एक दिन कांपते हुए वह नीपा के घर आए थे। उनका चेहरा कांतिहीन लग रहा था, जैसे घिसे हुए पुराने सिक्कों की तरह दिख रहे हों। बात भी स्पष्ट रूप से नहीं कर पा रहे थे। वह दिवाकर के सामने अपना दुखा सुना रहे थे। नीपा रसोई घर में व्यस्त थी। वह सोच रही थी, क्या कोई और सुनने वाला नहीं मिलता है उनको, जो इतनी दूर से पैदल चलकर आते हैं अपना दुख दर्द सुनाने। अचरज की बात तो यह है कि दिवाकर तो उनकी कभी भी किसी भी तरह से सहायता नहीं करते हैं, फिर भी क्यों आते हैं। वह कहते थे, संसार में कोई किसी का नहीं है। बड़े बेटे अमेय के पास रहने की सोच रहा था, तो वह कह रहा था कि आप मुंबई जैसे शहर में नहीं रह पाएंगे, यहाँ काफी परेशान हो जाएंगे। मंझली बेटे के घर में 5 दिनों तक रुका था, मगर किसी ने मुझसे बात नहीं की, न बेटे ने न बहू ने। बड़ा ही खराब लग रहा था, इसलिए छोड़कर चला आया। रही छोटे बेटे की बात, वह क्या बोलता है जानते हो, आप मर क्यों नहीं जाते हैं? आपके मर जाने से धरती का एक बोझ हल्का हो जाएगा। मैं तो आपको मार भी देता, मगर पुलिस मुझे अंदर कर देगी। एक आदमी को सुपारी दे देता तो किसी गाड़ी के चक्के के नीचे दबाकर आपका काम तमाम कर देता, मगर सुपारी देने के लिए मेरे पास 10-15 हजार रुपये नहीं हैं। अच्छा सही सही बताओ तो दिवाकर, क्या मैं सचमुच इस संसार के लिए बोझ बन गया हूँ? मैं मरना चाहता हूँ, पर चाहने से तो मौत भी नहीं आती है। आत्महत्या करने की मुझमें हिम्मत नहीं है। उस दिन उनकी बातें सुनकर नीपा का हृदय हाहाकार करने लगा। उसका मन बहुत उदास हो गया था। उनकी इस मुलाकात के 3-4 दिन बाद नीपा और दिवाकर की बाजार में उनके व्यापारी लड़के से भेंट हो गई। दिवाकर उससे कहने लगा, तुम अपने पापा को अपने साथ क्यों नहीं रखते हो? वह इधर उधर भटक रहे हैं, रहने के लिए एक कोठरी भी नहीं है। तुम्हारा छोटा भाई उनको बहुत सता रहा है, और इतनी उम्र में वह जाएंगे भी कहाँ? मेरे पास वह नहीं रह पाएंगे। मेरी पत्नी के साथ उनकी पट्टी नहीं है। क्यों? उनको पता है। अरे तुम तो हो, तुम्हारी पत्नी के साथ नहीं पटने से भी क्या है? उनको समझा बुझा कर घर ले आओ, और इधर अपनी पत्नी को भी थोड़ा बहुत समझा दो। आप भी कैसी बातें करते हैं? दूसरे भाइयों का कुछ कर्तव्य नहीं बनता है क्या? बड़ा भाई तो कन्नी काट रहा है, मंझला भाई हमारे ही शहर में मकान किराए पर लेकर रह रहा है। वे दोनों क्यों नहीं रखते हैं? पापा को जब हृदयाघात हुआ था, तब भी उनको फुर्सत नहीं थी देखने आने की। पापा को केवल फोन पर समझा रहे थे कि खाने पीने में क्या क्या सावधानी बरतनी है। पापा क्या सिर्फ मेरे ही हैं? उनके कुछ भी नहीं हैं। और ऐसा उन्होंने मुझे दिया भी क्या है? जब मैं छोटा था, तब मेरा बचपन बीता पगली माँ के साथ। कई दिन तक होटल से आलू चॉप वड़ा खाकर मैं स्कूल जाता था। एक दिन प्रधानाध्यापक ने मेरे पापा को स्कूल बुलाया था, मगर वह 1 महीने तक स्कूल नहीं गए। प्रधानाध्यापक ने मुझे बुलाकर क्या कहा था जानते हो? छोड़िए बीती हुई इन बातों को। यही नहीं, एक बार एक अनजान आदमी हमारे घर आया था। मुझे देखकर पूछने लगा था, क्या यह आपका बेटा है? क्या नाम है उसका? पापा तुरंत उस आदमी के सामने मुझे पूछने लगे थे, तुम्हारा नाम क्या है? उस दिन मुझे ऐसा लगा था मानो किसी ने मेरे गाल पर जोरदार तमाचा मार दिया हो। उनके पार्टी ऑफिस में चाय बेचने वाले लड़के से अल्प सूद पर 10,000 रुपये मैंने उधार लिए थे। उन्हीं उधार पैसों से मैंने ये दुकान खोली थी।
पाई पाई जोड़कर बड़े ही कष्ट के साथ वह ऋण अदा किया था और जी तोड़ मेहनत कर इस दुकान को इतना आगे बढ़ाया है।